नमस्कार मित्रों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हम सभी बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के गणितीय भौतिकी से संबंधित पेपर का यूनिट नंबर 1 वक्र रेखी निर्देश तंत्र को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यह चौथा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। आशा करते हैं आप साथ में जुड़ते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करेंगे। चूँकि विद्यार्थियों, अंतिम बार हमने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के लिए आप लोगों से कुछ चर्चा की थी अंतिम कक्षा में, तो हम उस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सबसे पहले यदि डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv बंद पृष्ठ का समाकलन a डॉट ds आप ले सकते हैं, a डॉट da आप ले सकते हैं। जो भी आपका सदिश क्षेत्र है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिए। हम इस कड़ी में आगे आपसे अब कुछ विचार जो हैं दोबारा से शेयर करना प्रारंभ कर रहे हैं। कार्तीय निर्देशांकों में अर्थात कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो डाइवर्जेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल डॉट ए। ओके, हम वक्र रेखी निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र ले लें, डायग्राम ले लें। हमने एक वक्र पृष्ठ का निर्माण किया। ओके, चूँकि नाम वक्र पृष्ठ है तो ये घुमावदार पृष्ठ ही आपको लेने हैं। इसके अंदर कर्विंग जो नेचर है वो शो होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। मैं इनका नाम दे देता हूँ। बिंदु O, A, B, C, D, E, F और G। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक प्रश्न निकाला जिसको नाम दिया U1
यहाँ से दूसरा प्रश्न निकाला जिसको नाम दिया U2, और यहाँ से तीसरा प्रश्न निकाला जिसको नाम दिया U3। ओके, ये बिंदु O यहाँ है। यहाँ से H1 DU1 दूरी हमने ली इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए हम ले रहे हैं H2 DU2, और इस सरफेस के लिए H3 DU3। ओके, माना कोई बिंदु P है जो यहाँ मध्य में स्थित है, जिसके निर्देशांक U1, U2 और U3 होंगे। ठीक है मित्रों, आप एक बार ठीक से ध्यान से इसे देख लीजिए। ये हमारे पास में हमारा डायग्राम जो है इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है। एक ये डीवी आयतन अल्पांश का सट फलक यहाँ आपके सामने मौजूद है, और इसी के ऊपर अब हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, पुनः एक बार, किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv बंद पृष्ठ का समाकलन a डॉट ds। कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करने के लिए हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको लेनी हैं। चूँकि पिछली कक्षा में आपने डाइवर्जेंस को पढ़ा होगा, कुछ वैसा ही डाइवर्जेंस हम अब यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से और ढंग से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, माना, क्या माना कि किसी सदिश क्षेत्र में, कोई भी इसका क्षेत्र ले लिया, माना किसी सदिश क्षेत्र, अब सदिश क्षेत्र क्या ले लें, ए वेक्टर। ठीक है, में आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश क्या लेंगे, dv। ठीक है, आयतन अल्पांश dv का बंद पृष्ठ स्थित है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इससे बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बंद पृष्ठ का समाकलन a डॉट ds। समीकरण नंबर हमने क्या ले लिया, 1। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं सदिश क्षेत्र A। कौन सा सदिश क्षेत्र है, A के आयतन अल्पांश का डाइवर्जेंस। हमने क्या डेफिनेशन ली थी, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv बंद पृष्ठ का समाकलन a डॉट ds। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2 बोल दिया। अब तक की बात बड़ी स्पष्ट बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मान रहे हैं क्या, माना a इज इक्वल्स टू E1 A1 प्लस घटकों के रूप में हमने इसको बांट दिया E3 A3। क्या क्या है ये E1 A1, E2 A2, E3 A3, ये क्या क्या है आपको समझने की आवश्यकता है। A1 U1 आपका जो ये पृष्ठ है इसके लिए घटक है A1, A2 U2 के लिए है, A3 U3 के लिए है। चूँकि E1 E2 और E3 क्या है, U1 U2 और U3 जो एक्सिस हैं उनके सापेक्ष एकांक सदिश हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा मूल काम है हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस आयतन अल्पांश के संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको इसको एक एक चीज़ को आपको धीरे धीरे सॉल्व करके बताएंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास में एक षटफलक है। हम एक बार इमेजिन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक ले चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों को कुछ तकनीकी समस्या आ सकती है, तो इसलिए एक बार वो इस डायग्राम और ये जो पुराना डायग्राम मैंने फर्स्ट ईयर का बनाया आपको दोबारा से एक बार याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लिया कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये है जेड। अब ये एक्स एक्सिस पीछे की ओर भी है मित्रों, वाई एक्सिस भी पीछे की ओर है और जेड एक्सिस भी पीछे की ओर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से दो पृष्ठ गुजरते हैं, कौन कौन से, एक तो ये और एक कौन से वाला, एक इसके पीछे वाला गुजरते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे U1 जो एक्सिस है ये भी दो चीज़ों के लिए है। एक पृष्ठ तो कौन सा है, A, B, C और D, और इसके पीछे वाला ये वाला, ये कौन सा है, O, E, F और G। मतलब U1 से दो निर्गत हैं यहाँ भी, वैसे ही U2 से भी दो निर्गत हैं, और वैसे ही U3 से भी कितने निर्गत हैं, दो। इसी तरीके से ये कुल मिलाकर के कितना फलक बनता है, षटफलक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं, U1 के लिए ज्ञात कर लेते हैं पूरा काम, उसके बाद में U2 और U3 के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आयतन अल्पांश, ध्यान से एकदम, यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक आपका स्टार्ट है। आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश के पृष्ठ, पृष्ठ का नाम A, B, C और D, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, A, B, C, D U1 से निर्गत है, तो ये वाली जो इसकी जो हमारे को जो ये इसका मेजरमेंट दिया है हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्स, वाई और जेड यदि तीन एक्सिस आप साथ लेते हैं तो एक्स एक्सिस का निर्माण किन दो पृष्ठों के घटांक के कारण होता है, वाई और जेड के कारण। तो वैसा ही इनकी जो डिस्टेंसिंग है ओ से वो कितनी है, H2 DU2 और H3 DU3। U1 का निर्माण U2 और U3 के कारण ही तो हुआ है। वैसा ही इसका क्षेत्रफल हमने लिख दिया H2 DU2 H3 DU3, या लिख सकते हैं H2 H3 DU2 और DU3, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब बिंदु P से, अब ये बिंदु P हम मान लें मिड में स्थित है सभी के लिए, 6 के 6 पृष्ठों के लिए ये एकदम मध्य में स्थित है, और इसकी आर पार की दूरी कितनी है, आर पार की दूरी दी है H1 DU1। तो P बिंदु मान लेते हैं मिड में स्थित है, और ये इसके राइट साइड पड़ता है, तो P मिड में स्थित है, तो इधर कितना होगा H1 DU1 अपॉन 2, और इधर भी कितना होगा H1 DU1 अपॉन 2। लेकिन यदि मैं इसको मध्य बिंदु मानता हूं तो इससे लेफ्ट हैंड में तो कितना होगा माइनस, और इसके राइट हैंड कितना होगा प्लस। ये बात प्रथम वर्ष के विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, ध्यान दीजिए। तो बिंदु P से कितनी दूरी है बेटा, बिंदु P से प्लस H1 DU1 अपॉन 2 दूरी, ठीक है, के कारण निर्गत फ्लक्स, मान लें φ1 हम लोगों ने ले लिया, फ्लक्स को क्या ले लिया, φ1 ले लिया है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे हमको इसको सीखना है और समझना है। तो सबसे पहले बेटा इसका घटक क्या होगा, U1 के लिए घटक होगा क्या, A1। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, H2 DU2 ले लें आप साथ में, नहीं तो साथ में लिख दें। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, H2 H3 DU2 और DU3, यही है। अब इसका चेंज भी आपको लिखना पड़ेगा। वो चेंज आप कैसे लिखेंगे, आप देखिए आपका जो स्केल गुणक है U1 पृष्ठ के लिए वो कितना है 1/H1,
और किसके सापेक्ष चेंज होगा, u1 के सापेक्ष ही चेंज होगा। तो डेल अपॉन डेल u1, घटक कितना है a1, क्षेत्रफल कितना है h2 h3 du2 और du3, और दूरी कितनी है प्लस h1 du1 अपॉन 2। तो आप ध्यान दें, यहाँ से h1 से h1 को क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। ओके, और सिंप्लीफाई रूप में यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a1 h2 h3 du2 du3 प्लस डेल अपॉन डेल u1 1 अपॉन 2 बाहर ले सकते हैं हम, a1 h2 h3 du2 और du3। ध्यान दीजिए, वापस से समझ लें आप। φ1 u1 के कारण और ABCD पृष्ठ के कारण जो निर्गत फ्लक्स है वो किस तरीके से लिखा गया। P को यदि मध्य बिंदु माने तो ये आर पार की दूरी कितनी है, h1 du1, तो आधी कितनी होगी h1 du1 अपॉन 2, और इधर भी कितनी होगी h1 du1 अपॉन 2। लेकिन ये इसके राइट साइड में है तो पॉजिटिव, और यदि अब इसके लेफ्ट साइड में मैं अभी आगे करने वाला हूँ, यदि करूँगा तो उसकी दूरी कितनी लेनी पड़ेगी हमको, माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया। अब आगे हम यदि करें इसी प्रकार, ये एक लाइन आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बस, जिसका हमको यूज़ करना है आगे जाके, तो बस फाइनल लाइन इसी को लिख लेता हूँ मैं। आगे देखिए, इसी प्रकार मेरे साथ ध्यान दीजिए। अब बिंदु P से जो माइनस h1 बिंदु P से माइनस h1 du1 अपॉन 2, कितनी, माइनस h1 du1 अपॉन 2 दूरी पर स्थित पृष्ठ नाम O E F G से निर्गत फ्लक्स, ध्यान दीजिए हमने ले लिया φ1 डैश। हाँ, तो पहले घटक लेंगे a1, क्षेत्रफल अभी भी कितना होगा h1 h2 h2 h3 होने को, तो h2 h3 du2 और du3 होगा, प्लस नहीं आएगा मित्रों क्योंकि माइनस दूरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। डायरेक्ट यदि हम करें तो 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 du2 और du3, यही आएगा। ठीक है, अब दो पृष्ठ हमने ज्ञात कर लिए, कौन कौन से, एक तो A B C D और एक O E F और G। इसका मतलब है कि u1 जो आपका फलक है, u1 जो आपका पृष्ठ है, u1 जो आपका एक्सिस है, इससे निर्गत जो दो फलक हैं उनके बारे में हमने फ्लक्स की जानकारी ले ली। तो अब हम इन दोनों का टोटल लेंगे, क्या लेंगे, दोनों का टोटल मतलब नेट फ्लक्स। ओके, तो पृष्ठ, ये φ1 जो वैल्यू पहले की आप याद रखें, पृष्ठ AB CD व OE FG से सॉरी निर्गत नेट फ्लक्स क्योंकि दोनों पृष्ठ जो हैं वो क्या हैं, विपरीत हैं, इसलिए φ1 माइनस φ1 डैश। ध्यान दीजिए, जब φ1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, याद रख लें a1 h2 h3। मित्रों मैं आपको भी एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसे याद कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, यकीन मानिए। लेकिन आप थोड़ी सी देर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार ध्यान से देखते रहें। मैंने क्या किया, φ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। अब माइनस करना है किसको, φ1 डैश को, तो यहाँ माइनस के साथ में लिखेंगे क्या, a1 h2 h3 du2 du3, सही, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल u1
डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 DU2 और DU3। ध्यान दीजिए, यहाँ से ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, बच गया ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब मैं फाइनल यदि मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3। और यहाँ से देखिए जो आपका 1/2 और 1/2 था, ये आपका DU1 बन गया। यहाँ पे जो है हमारे साथ में DU1 भी आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे भी हमारा DU1 आएगा, DU1/2 और DU1/2। ध्यान दीजिए, तो ये DU1/2 मिलके हो गया DU1, DU2 और DU3, ठीक है। ये किसके कारण आ गया, ABCD और OEFG के कारण आ गया, ठीक। अब कल्पना करिए कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं आपको दोबारा से इसको तरीके से एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको कैसे इसको रिमाइंडर भी बनाना है, कैसे इसको याद करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब U2 के लिए हमको सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब U2 से निर्गत 2 पृष्ठ हैं, कौन कौन से, A, B, E और F। तो मैं लिख लेता हूँ, पृष्ठ A, B, E, F व नीचे वाला O, G, D, C से निर्गत नेट फ्लक्स कैसे निकाले बताएं आप। हम ले लें φ2 माइनस φ2 डैश, डायरेक्ट ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, वहाँ क्या था, डेल अपॉन डेल U1 था, तो यहाँ क्या होगा, डेल अपॉन डेल U2। अब देखिए वहाँ मैं इधर लिख देता हूँ उस मान को, वहाँ आया था डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ठीक है। तो पहले यदि मैं ये देखूं कि ABEF का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे हमने पहले किया था, तो ये U2 से निर्गत है, तो U2 का निर्माण किस किस से हुआ होगा, U1 और U3 से, ठीक है या नहीं है, U1 और U3 से। तो U1 और U3 से यदि इसका निर्माण हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए होगा H1 H3 DU1 DU3, सिंपल। दूरी कितनी लेंगे, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए राइट हैंड यही तो पड़ेगा, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए प्लस H2 DU2/2 और नीचे वाले के लिए माइनस H2 DU2/2। वो ही काम है, वैसे लेके ला के रखना है और दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद में क्या आना है, ये आना है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ये पहले पृष्ठ के लिए था, देखिए डेल अपॉन डेल U1 आया, ये दूसरे के लिए तो क्या आया, डेल अपॉन डेल U2। अब U2 है तो घटक क्या लेना है, A2, सही। अब देखिए यहाँ U1 था तो यहाँ A1 था, अब यहाँ U2 है तो यहाँ A2 है। अब 2 है तो H3 होने वाला है आगे वाला। ध्यान से देखिए, H1 A1 तो H2 और A2 तो H3 और H3 तो H1, सिंपल। और आगे DU1 DU2 और DU3। अब आगे वाला कौन सा बचा, U3 के लिए बचे हमारे पास में 2, कौन कौन से, पृष्ठ OCBE और AFGD से निर्गत नेट फ्लक्स φ3 माइनस φ3 डैश डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 और H2 DU1 DU2 और DU3, ठीक। तो 2 पृष्ठ तो किसके लिए हुए, U1 के लिए। 2 ही पृष्ठ किसके लिए हुए,
U2 के लिए, और 2 ही पृष्ठ किसके लिए हुए, U3 के लिए। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, षटफलक बन गया हमारा। तो षटफलक के लिए तीनों को जोड़ दें, तो षटफलक से निर्गत कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ का समाकलन A डॉट ds, तीनों में डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 और H2, और तीनों से क्या आ जाएगा, D1 D2 और D3। ठीक है, ये आने के बाद में आपको पुनः किस पर जाना है, डाइवर्जेंस की परिभाषा से। क्या है डाइवर्जेंस की परिभाषा, डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 अपॉन dv A डॉट ds। ओके, और dv की वैल्यू कितनी है आपने पढ़ी है मित्रों, H1 H2 H3 du1 du2 और du3, मैंने पहले आपको पढ़ाई है। तो लिमिट dv टेंड्स टू 0, dv की जगह क्या पुट करें, H1 H2 H3 du1 du2 और du3, और यहाँ क्या पुट करें, डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2, बाहर क्या लेके आए, du1 du2 और du3, du1 du2 du3 से du1 du2 du3 कैंसिल। ठीक है, चूँकि हम डाइवर्जेंस को क्या लिख सकते हैं, हम डाइवर्जेंस को डेल डॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेल डॉट ए लिख सकते हैं तो डाइवर्जेंस की जगह क्या पुट करते हैं, डेल डॉट ए, और सिंप्लीफाई करके लिखते तो 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 A2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 और H2। ये आपके डाइवर्जेंस का जो टॉपिक है यहाँ पूरा होता है। ठीक है, वापस से यदि हम इसको थोड़ा रिवाइज करने का प्रयास करें तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान से एकाग्रचित होकर के मेरी कुछ बातों को लगातार सुनना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने डाइवर्जेंस पढ़ा तो डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या दी, डाइवर्जेंस की जो परिभाषा दी वो क्या थी कि किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत विद्युत फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने एक षटफलक का निर्माण किया, जो चित्र आप लोगों ने देखा था। हमने इसको 3 भागों में बांट लिया, U1 के लिए, U2 के लिए और U3 के लिए। अब हमारे 2-2 पृष्ठ, यदि हम एक कमरे का चिंतन करें दिमाग में तो 2 दीवार इधर से, 2 दीवार इधर से, 2 दीवार ऊपर से, तो षटफलक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ये भी बिहेव कर रहा है। तो जो वक्र पृष्ठ हैं उनके लिए जो 2-2 पृष्ठ से, जैसे कि U1 के लिए था ABCD और OEFG, U2 के लिए था ABEF और OGDC, और U3 के लिए था AFGD और OCBE। ओके, इसी तरीके से हमने एक एक पृष्ठ के लिए P बिंदु को बीच में मानते हुए
उसके राइट और लेफ़्ट साइड से जाते हुए देखते हुए दूरियों को आधी आधी बांटी और फ्लक्स का निर्माण किया, घटकों में उसको बांटा, घटकों में बांटते हुए तीनों के लिए अलग अलग से ज्ञात किया, ज्ञात करके षटफलक का टोटल लिया, टोटल लेने के बाद में डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पे गए, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पे जाने के बाद में हमने मान रखा, मान रख के हमने जो भी कैलकुलेशन थी वो की और हमारे पास में डाइवर्जेंस का मान जो है यहाँ आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से ग्राफ एजुकेशन एकेडमी आपके साथ में निरंतरता से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती रहेगी। हम इसी बात के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले लेक्चर के लिए अगले टॉपिक के साथ, चूँकि आज का टॉपिक यहीं समाप्त है, अगला टॉपिक अगली कक्षा में हम लोग लेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हो। धन्यवाद।